नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी विद बीके। सन 1984 में निर्देशक गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी रिलीज हुई थी। उस वक्त समीक्षकों ने इसे सराहा, लेकिन निहलानी की पिछली फिल्मों विशेषकर आक्रोश और अर्धसत्य की तुलना में इसे कमजोर माना गया। इसके बाद अगले कई वर्षों तक निहलानी की फिल्मों पर जब भी बात हुई तो उसमें पार्टी का जिक्र कम हुआ या कई बार तो नहीं हुआ। ये सिलसिला पिछले कुछ वर्षों में बदल गया लगता है। अपनी रिलीज के 40 साल बाद यह फिल्म अक्सर चर्चा में रहती है। इसके कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जिन्हें मौजूदा हालात से जोड़कर देखा जाता है। अगर इन क्लिप्स पर आई टिप्पणियों को पढ़ा जाए तो उनमें कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि ये फिल्म भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों और एलीट क्लास की वास्तविकता को सामने लाती है। ये पूरी तरह से सही भी है। दरअसल पार्टी एक ऐसी फिल्म है जिसका कभी संपूर्ण रूप से आंकलन नहीं किया गया। शायद 80 के दशक में फिल्म समीक्षकों और दर्शकों ने इसकी गहराई को नहीं समझा, लेकिन 21वीं सदी में और खासकर पिछले एक दशक में इस फिल्म को धीरे धीरे वो सम्मान मिल रहा है जिसकी ये हकदार है। खास बात ये कि समीक्षक ही नहीं बल्कि आम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कई बार सरकार की आलोचना या विरोध करने के लिए, तो कई बार कला के अर्थ, परिभाषा और राजनीति के साथ उसके संबंधों को दर्शाने के लिए इस फिल्म की क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है। यह अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि सिनेमा के जिस हीरे को समीक्षक नहीं पहचान सके, उसकी परख आम दर्शकों ने की, जो ये बताता है कि कला सबकी होती है, कोई एक उसके मापदंड निश्चित नहीं कर सकता। इस फिल्म पर आने से पहले मैं फिल्म के निर्देशक गोविंद निहलानी की चर्चा करना चाहूंगी। वे हिंदी कला सिनेमा के शीर्ष फिल्मकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा ही समाज को झकझोर कर रख देने वाले विषय उठाए। वे उस सिनेमा को रच रहे थे जिसमें उनका विश्वास था, और पार्टी जैसी फिल्में इसी विश्वास का प्रतीक है। आपके साथ कभी मैं निहलानी पर एक अलग वीडियो जरूर शेयर करूंगी। पार्टी फिल्म की बात करें तो अपने नाम की तरह फिल्म एक फंक्शन की कहानी है जो एक शाम को मुंबई के एक आलीशान बंगले में आयोजित होता है। ये पार्टी शहर की एक अमीर मिडिल एज विडो और कला की जानी मानी संरक्षक दमयंती राणे ने ऑर्गेनाइज की है। उनकी सत्ता गलियारों में पूरी पहुंच है क्योंकि उनके पिता एक मंत्री हैं। उन्होंने प्रसिद्ध नाटककार दिवाकर बर्वे के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बर्वे को हाल ही में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शहर के कला और साहित्य जगत के सभी बड़े नाम पार्टी में शामिल होने दमयंती के बंगले पर पहुंचते हैं और फिर शुरू होता है सेलिब्रेशन, बातचीत, कानाफूसी, बौद्धिक चर्चाओं का दौर, जो सामने लाते हैं बौद्धिक वर्ग के खोखलेपन को, जो किसी भी अन्य वर्ग की तरह दौलत, शोहरत और ताकत का भूखा है और इसे हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्म हमें बताती है कि साहित्यिक जगत में अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है। दरअसल एक पूरा सिस्टम होता है जो किसी भी नए नाम को पैर जमाने से रोकने में सक्रिय रहता है। साहित्यिक पुरस्कार उसे मिल जाते हैं जो सत्ता वर्ग के साथ तालमेल बिठा लेता है। अपनी रचनाओं में संबंधों पर बात करने वाले लेखक, कवियों ने खुद अपने रिश्तों को मजाक बनाकर रख दिया है। फिल्म में कुछ किरदारों की निजी जिंदगियों को भी दर्शाया गया है, जैसे बर्वे और उनकी पत्नी के रिश्ते में दरार आ चुकी है। बर्वे की पत्नी की मुलाकात पार्टी में अपने पुराने प्रेमी से होती है और दोनों फिर पुरानी यादों में खो जाते हैं। ऐसे ही भरत एक युवा कवि है जो संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। पार्टी की एक और बात जो इसे खास बनाती है वो है इसमें अपने दौर के सबसे मंझे हुए कलाकारों को एक साथ देखना।
कला सिनेमा से जुड़े सभी बेहतरीन नामों में से ज्यादातर इस फिल्म में मौजूद हैं। दमयंती की भूमिका मराठी थिएटर की दिग्गज निर्देशिका विजय मेहता ने निभाई है, जिन्होंने राव साहब और पेस्टनजी जैसे शानदार फिल्मों का निर्देशन भी किया है। दिवाकर बर्वे के रूप में मौजूद हैं मनोहर सिंह, जो हिंदी थिएटर के महान अभिनेता हैं। यहाँ उन्हें उनके कद का रोल निभाने का मौका मिला। उनकी पत्नी की भूमिका रोहिणी हट्टांगडी ने निभाई है। उन्हें इस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा अमरीश पुरी, ओम पुरी, शफी इनामदार, इला अरुण, सोनी राजदान, मोहन भंडारी, के रैना, बेंजामिन गिलानी, आकाश खुराना, रवि झंकाल, विजय कश्यप, पल पदमसी, गुलान कृपलानी, शायद अब भी कुछ नाम छूट गए होंगे। अब बात पार्टी की सबसे दिलचस्प बात की। ये एक ऐसी अनोखी फिल्म है जिसमें मुख्य किरदार ही उपस्थित नहीं होता। ये किरदार है अमृत का। अमृत एक प्रतिभाशाली कवि है जो पार्टी कल्चर को छोड़ जमीन पर कुछ बुनियादी काम करने आदिवासियों के बीच चला जाता है। वह आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करता है। फिल्म की शुरुआत में हमें अमृत की आवाज में कविता सुनाई पड़ती है। दरअसल उसकी प्रेमिका उसकी लिखी एक चिट्ठी पढ़ रही होती है। पूरी फिल्म में अमृत का जिक्र चलता रहता है। अमृत का किरदार फिल्म के दूसरे पात्रों को ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी एहसास कराता है कि हम अपने जीवन के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। असुरक्षा की ये भावना पूंजी पर आधारित व्यवस्था पैदा करती है जो हमें समाज की फैली असमानताओं और अन्याय के प्रति संवेदनहीन बनाती है। बुनियादी सवालों से बचते हुए हम अपने निजी लक्ष्यों का पीछा करते हैं, एक ऐसी रेस जिसमें 90% लोगों को अंत में नाकाम हो जाना है। कामयाबी सिर्फ 10% लोगों के हिस्से में आएगी, जो पहले से तय है। अमृत का किरदार नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है और उनकी प्रेमिका सोना के किरदार में है दीपा शाही। फिल्म महेश एल कुचवार के मराठी प्ले पार्टी 1976 पर आधारित है। फिल्म में कई साहित्यिक रेफरेंस आते हैं। मैं एक पर बात करना चाहूंगी। फिल्म में शफी इनामदार ने रवि नामक एक थिएटर आर्टिस्ट का किरदार निभाया है। उनके इंट्रोडक्टरी सीन में हम उन्हें स्टेज पर एक बुजुर्ग शख्स के रूप में दमदार डायलॉग बोलते हुए देखते हैं। वे दरअसल मराठी के आइकॉनिक प्ले नट सम्राट का एक पावरफुल सीन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उस वक्त उनकी एक फैन उन्हें परफॉर्म करते हुए देख भावुक हो जाती है। वे किरदार और कलाकार को एक समझ बैठती है। सीन खत्म करने के बाद रवि मेकअप रूम में वापस आते हैं और अपना मेकअप उतारते हैं और एक आम शख्स की तरह पार्टी में चले जाते हैं। उसकी फैन उसे अभिभूत होते जाते देखती है। ये प्रतीक है कि किस तरह रचनाकार या कलाकार की एक गढ़ी हुई छवि हमारे मन मस्तिष्क में जगह बना लेती है। हम उसी छवि में कैद होकर उसका आंकलन करते हैं, कभी रियलिटी को जानने की कोशिश ही नहीं करते। दरअसल ये फिल्म रचनाकार और उसकी रचना के बीच के फर्क को उजागर करती है। किताबों में जीवन के दर्शन गढ़ने वाला दरअसल एक ट्रिक अपना रहा होता है अपनी रोजी रोटी के लिए। सच्चे रचनाकार को उसकी रचनात्मकता सच्चाई से भागने नहीं देती। यही वजह है कि अमृत आदिवासियों के बीच पहुंचकर उनके लिए आवाज उठाता है। फिल्म में बर्वे का किरदार कहता है, मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, 20 बरस से शिखर पर जमा हुआ हूँ तो सिर्फ होशियारी के दम पर, वरना ऐसे कौन से अमूल्य अनुभव की अभिव्यक्ति करता हूँ अपने साहित्य में। हर नए ट्रेंड को पहले से भांप लेना, दूसरे से पहले उसे इस्तेमाल कर लेना, जीवन की जटिलताओं के बारे में मुश्किल शब्दों में बोल बोलकर अचानक उसे एकदम आसान, एकदम उदात बना के छोड़ देना, ये मेरी ट्रिक्स हैं। लोग अचंभा करते हैं। कुछ साल और ठहरो दमयंती, देखोगी कि मेरे शब्दों को छूने भर से उनके भीतर भरा भूसा बहरा कर गिर पड़ेगा। भूसा
यही मेरी कमाई है। निहलानी को लेफ्ट विचारधारा वाले फिल्मकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका ये आकलन भी शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। वे एक स्वतंत्र रचनाकार हैं। इस फिल्म में अमृत और उसका पत्रकार दोस्त अविनाश ही लेफ्ट विचारधारा के प्रति सच्चे दिखाई दिए हैं। ज्यादातर किरदार वामपंथी नहीं होते हैं, बल्कि फिल्म में वाम विचारधारा की काफी आलोचना की गई है। अमृत की सबसे बड़ी आलोचक एक दूसरी लेफ्टिस्ट होती है वृंदा, जिसका किरदार बुलान कृपलानी ने निभाया है। वृंदा अंग्रेजी बोलने वाली एलीट वर्ग की महिला है, जो क्रांति के बारे में किताबी बातें करती है, लेकिन सिर्फ बातें ही करती है। अमृत की आलोचना करते हुए वह कहती है, देश के किसी एक कोने में कुछ आदिवासियों को लेकर कोई क्रांति नहीं हो सकती। फिल्म में अगाशे, जो एक पॉपुलर नाटककार है, मार्क्सवादियों की आलोचना करते हुए कहता है, बड़े दोगले हैं आप मार्क्सिस्ट, आम आदमी की बात करते हैं और उसी के टेस्ट की खिल्ली उड़ाते हैं, वो भी मालाबार हिल के आलीशान बंगलों में बैठकर। हम जो उसी आम आदमी को भाने वाली चीज लिखते हैं, तो हमारी भी लिल उड़ाते हैं आप। अगर हम आम आदमी का मनोरंजन करते हैं, 2-3 घंटे उसका रोजमर्रा का दुख भुला देते हैं, तो क्या बुरा करते हैं। इस फिल्म की सबसे वायरल क्लिप उस सीन की है जिसमें कई करैक्टर कला और उसके उद्देश्य पर चर्चा कर रहे होते हैं। भरत सवाल करता है, कभी कभी मुझे ये संदेह होता है कि जब हम सोशल कमिटमेंट की शर्त लेकर चलते हैं, तो कला का दर्जा छोटा तो नहीं हो जाता। इस पूरी डिस्कशन में सबसे ज्यादा अहम बात डॉक्टर यानी अमरीश पुरी का किरदार कहता है। उसके मुताबिक आर्टिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास रखे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाए, ये उसका निजी फैसला है, ये उसका व्यक्तिगत चुनाव है। मैं इसे उसके आर्ट के रेलेवेंट होने की आवश्यक शर्त नहीं मानता। लेकिन एक बात स्पष्ट है, श्रेष्ठ कला और साहित्य 20वीं शताब्दी में तो खासकर किसी न किसी किस्म के प्रोटेस्ट के जज्बे से पैदा हुआ है। ये प्रोटेस्ट केवल राजनीतिक था, सामाजिक या आध्यात्मिक था, इसका विश्लेषण करना आसान नहीं है। लेकिन कलाकार के मन में प्रोटेस्ट का, विद्रोह का जज्बा बहुत शक्तिशाली था। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, अन्याय और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना कलाकार की अहम जिम्मेदारी है। ये बहस चल ही रही होती है कि जब अविनाश के लिए एक फोन आता है। फोन पर उसे सूचना मिलती है कि अमृत की बेहद क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई है। इसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जाने से पहले आकाशी एक शोक सभा करने का प्रस्ताव करता है, जिससे परवेज सहमति जताता है और शोक सभा में एक स्पीच देने की भी बात करता है। इसका अविनाश विरोध करता है। सोना गहरे दुख में डूब जाती है, बाकी लोग अपने घर चले जाते हैं। रात में बरवे सोते हुए अचानक जाग जाता है। शायद वह कोई सपना देखता है। अचानक उसे अंधेरे में कराहें सुनाई देती हैं। खून से लथपथ चोटिल अमृत दिखाई देता है, जो उसकी ओर बढ़ रहा होता है। यही चेहरा भरत को भी दिखाई देता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। बुद्धिजीवियों की निष्क्रियता पर और जिम्मेदारी से बचने के उनके चालाक हुनर पर इससे बड़ा तमाचा आज तक नहीं जड़ा गया है। पार्टी के इस रिव्यू में बस इतना ही। नमस्कार।